हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से क्लास 10th का लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ने वाले हैं, जो कि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र क्या है और सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या होता है। और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के बारे में हम लोग बेसिक डिटेल पढ़ चुके हैं पूरा। उसमें दो टॉपिक थे उसको हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं आपको। तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो एक चैनल में प्लेलिस्ट है, रिसेंटली बना हुआ है पॉलिटी करके, उसको जाके आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता होगा। तो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक जितना हो सके, शेयर हो सके प्लीज़ कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छा करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं, तो मैक्सिको जो पढ़ने वाले थे कि मैक्सिको में जो ओलंपिक समारोह था वहाँ पर नस्ल के आधार पर भेदभाव किया था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आधार पर जो भेदभाव हुआ था तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो देखिए, बेल्जियम में देश के 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। मतलब 59% अगर देखें हम बेल्जियम में, ठीक है, कहाँ पे, बेल्जियम में 59% जो हिस्सा है वो फ्लेमिश इलाका रहता है। ठीक है, जहाँ पर लोग क्या बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, जो 40% है वो है बोलोनिया। ठीक है, बोलोनिया क्षेत्र, जहाँ पर फ्रेंच लोग जो है बोलते हैं, फ्रेंच भाषी लोग हैं वहाँ पर। मतलब बेल्जियम जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट ये है कि वहाँ पर 59% लोग कहाँ रहते हैं, तो फ्लेमिश में। कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश में। और उसके बाद है कि जो फ्लेमिश में रहते हैं तो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। लेकिन जो 40% भाग है वो कहाँ रहते हैं, तो बेलोनिया में, बेलोनिया क्षेत्र है। ठीक है, और वहाँ पे क्या लोग बोलते हैं, तो डच भाषा बोलते हैं। अगर राजधानी देखें, राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग देखें तो डच बोलते हैं। यानी बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स। इसको याद रख लेंगे। ठीक है, कि जो बेल्जियम है उसकी राजधानी क्या है, तो ब्रुसेल्स होती है। ठीक है, तो ब्रुसेल्स की राजधानी जो बेल्जियम है उसका राजधानी क्या है, तो ब्रुसेल्स है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे उल्टा है इसका कि 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, तो डच भाषा बोलते हैं। फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा समृद्ध हैं। कहने का मतलब है कि जो 20% लोग हैं कहाँ पर, तो ब्रुसेल्स में, वो बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं। जबकि डच भाषी यानी जो कि ज़्यादा मतलब कम है, जो कम बोलते हैं, कहाँ पे, ब्रुसेल्स में कम है डच भाषी, उनकी स्थिति जो है संतोषजनक नहीं है। स्वाभाविक है दोनों समूह में तनाव बढ़ना ही था, जिसका तीखा अनुभव ब्रुसेल्स में दिखाई पड़ा। यही द्वंद्वात्मक लोकतांत्रिक शासन की दिशा निर्धारित किया और बेल्जियम का जो केंद्र है, एक मिनट, क्या है कि बेल्जियम का जो केंद्र सरकार है अनेक शक्तियाँ दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द कर दिया। ठीक है, यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन हो गई। दोनों समुदाय ने समान प्रतिनिधि वाले ब्रुसेल्स की अलग सरकार है। संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों के लिए डच, फ्रांस और जर्मन बोलने वाले लोग अपने सरकार के चुनाव का सामुदायिक सरकार बनाते हैं। अर्थात बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार जो है नस्ल और जाति नहीं है, बल्कि भाषा का विभाजन आधार है। कहने का मतलब है कि अगर हम बेल्जियम के उदाहरण से ये समझते हैं कि वहाँ पर क्या है, कि बेल्जियम में देखें तो वहाँ पर ये है कि वहाँ पर ना ही नस्ल का भेदभाव है ना ही जाति का भेदभाव है। भेदभाव है तो किसका, सिर्फ और सिर्फ भाषा का। एक जगह क्या होते हैं कि एक जगह लोग बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, तो फ्रेंच बोलते हैं। कहाँ पर, ब्रुसेल्स में जो है 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। तो
ये स्वाभाविक है कि जो 80% लोग हैं वो चाहेंगे कि जो 20% लोग हैं वो हमारे में मिल जाएं, लेकिन ये 20% लोग अपना जो है जो भाषा है छोड़ना नहीं चाहते होंगे। तो यही चीज़ है कि जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो ज़्यादा समृद्ध हैं, क्योंकि वहाँ पर 80% लोग हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं। तो वहाँ की जितनी भी चीज़ें होंगी वो किस भाषा में होंगी? फ्रेंच भाषा में। जबकि ये लोग जो हैं डच वाले, उनके पास उतनी सारी चीज़ें नहीं होंगी, उनका डच भाषा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता होगा, तो इनको दिक्कत होगा। इसीलिए जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो ज़्यादा समृद्ध हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो है किस चीज़ का आधार माना जाता है? विभाजन। तो वहाँ पर भाषा का विभाजन है। अब एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा आता है आपके लिए कि श्रीलंका, यानी इस चैप्टर में आपको क्या समझा रहा है? देखिए, इस चैप्टर में आपको समझा रहा है कि किस तरह से लोकतंत्र में जाति, धर्म, लिंग, फिर से जो नस्ल है, भाषा है, इन सारी चीज़ों पे किस प्रकार से क्या होता है? विभाजन होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लोग बेल्जियम का देखें, और एक एग्जाम्पल हम लोगों ने मुंबई में देखा कि लोगों को कैसे मारा गया था, पीटा गया था। ठीक है, तो ये संविधान के हित में नहीं था। ठीक है, और दूसरा तो हम लोग बेल्जियम में देखें। अब तीसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या देखेंगे कि श्रीलंका में क्या किस प्रकार से सामाजिक विभाजन हुआ था, क्षेत्रीय। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन क्षेत्रीय और जातीय दोनों स्तर पर है, परंतु ठीक इसके विपरीत भारत में सामाजिक विभाजन जो है बहुत जटिल है। यहाँ उत्तर भारतीय की संस्कृति एवं दक्षिण भारतीयों की संस्कृति से बहुत बड़ा अंतर है। पुनः भाषाशी अंतराल भी बड़ा है। ठीक है, जाति के बीच संघर्ष एवं तनाव की प्रवृत्तियाँ सर्वव्याप्त हैं। अगड़ी जातियाँ और पिछड़ी जातियाँ के हितों में टकराव है। देखिए, बिहार में भी ये देखा जाता है कि यहाँ पर क्या है, एक अगड़ी जाति और एक पिछड़ी जाति, इन दोनों में लड़ाई होते रहता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जाति के आधार पर भी हम लोग देखें तो दो भागों में देखें तो मतलब उनका टकराव होते रहता है, दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन? तो एक अगड़ी जाति और एक पिछड़ी जाति। ठीक है, अब देखिए, दलितों एवं पिछड़ों की भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। बिहार में अभी हाल में दलितों एवं महादलितों की एक नई पहचान निर्धारित हुई है। इन अंतद्वंदों का प्रभाव लोकतंत्र के शासन के विभिन्न तत्वों पर पड़ना स्वाभाविक है। ठीक है, मतलब इन सारी चीज़ों से क्या होता है? हमारे लोकतंत्र में अविश्वास फैलता है। ठीक है, लोकतंत्र में क्या कहता है कि शासन जो है वो क्या होता है? जनता खुद करती है, अपने ऊपर शासन जनता खुद करती है। लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं तो क्या होता है कि हमारे बीच में, लोकतंत्र के बीच में क्या होता है? अविश्वास फैलता है। तो ये एग्जाम्पल आपको ये क्लैरिफाई कर रहा है कि ये जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल हम इसलिए बता रहे हैं, या फिर आपके बुक में एनसीईआरटी में इसलिए दिया हुआ है कि आप इस चीज़ को समझें कि लोकतंत्र में ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ये सारी चीज़ें लोकतंत्र में अविश्वास फैला रही हैं। ठीक है, तो देखिए और भी एग्जाम्पल मिलेंगे। अब हम इन समाज भेदभाव की उत्पत्ति, मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई और कैसे ये मतलब आगे आई है हमारे पास। ठीक है, इन विभिन्नताओं में समन्वय एवं टकराव तथा लोकतंत्र के बदलते स्वरूप को बताते हुए सामाजिक विभाजनों की राजनीति पर विचार करेंगे। अब देखिए, एक टॉपिक आपके लिए दिया है कि आओ इन मुद्दों पर विचार करते हैं। देखिए बच्चों, तुमने ऊपर लिखित सारे जो दृष्टांत हैं उसको पढ़े हैं। कुछ खास मुद्दों को तुम्हारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन मुद्दों को चिंतन के उपरांत बताओ कि किन मुद्दों से तुम सहमत हो। ठीक है, अब देखिए, ये मुद्दा नंबर 1 है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपके लिए कि हमारे जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 19 में ये बताया गया है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं निवास करने और बस जाने का कोई वृत्ति करने, व्यवसाय और कारोबार करने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। देखिए,
इस संविधान में, इस अनुच्छेद में बताया है हमको, फिर भी मुंबई में बिहारियों के साथ और अन्य जो पिछड़ी, जो जो ज़्यादा कमज़ोर वाले लोग थे, गरीब भैया थे, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, उनको मारा पीटा गया था। जबकि ये अनुच्छेद बता रहा है हमको कि ये हमारे भारत के जो निवास करते हैं भारत में, उनको ये एकदम हक बनता है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र में जाकर निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, कोई इसकी वृत्ति नहीं है, अपना व्यवसाय कर सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं, उनको अधिकार है। जबकि ये सारी चीज़ें किसको, भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, वंश, जाति एवं जन स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव निषेध किया गया। संविधान के प्रकाश में यह स्पष्ट कि मुंबई में राज ठकारे के नेतृत्व में तथा कथित मराठियों के द्वारा उत्तर भारतीय पर किए गए कृत्य निःसंदेह सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न का एक घिनौना प्रयास है। इसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, यहाँ भी आपको एग्जाम्पल में बता दिया और हमने भी आपको इसको क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है, चलिए अब सेकंड पढ़ते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, देखिए सेकंड टॉपिक क्या करता है, अगर संविधान के अनुच्छेद 15 के छत्र छाया में किसी नगर या कस्बे में अबाध गति एवं बहरी गातों का आगमन होता रहे तो नगर और कस्बों की जनसंख्याई चरित्र इतना बदल जाएगा कि वहाँ के तमाम विकृतियाँ पैदा हो जाएंगी। इस कस्बे या नगर स्थानीय नागरिकों के जो स्रोत का दोहन होना शुरू हो जाएगा, फलतः उनका अस्तित्व संकटमय हो सकता है। अतः उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी अपेक्षा उनके स्थानीय हितों का चिंतन है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुंबई, दिल्ली या कोलकाता के अलावा कई नगरों सुविधा चरम मारने लगेगी और विभिन्न समुदायों के बीच जो है वैमनस्य पैदा होने लगेगी। निश्चित रूप से लोकतंत्र के पावन सिद्धांत के विरुद्ध राजनेता राजनीति लाभ के लिए देश की संहीनता और अखंडता की विचारधारा को चकनाचूर कर देगा। ठीक है, तो वही चीज़ है जो ऊपर हम बताए थे। ठीक है, इसको आप समझ लिए होंगे। चलिए देखिए, अब आपको थर्ड नंबर मुद्दा क्या बोलता है, इसको समझिए कि जाति और नस्ल, कास्ट एंड रेस, इसको भी समझ लीजिए इंग्लिश में कि जाति को हम लोग क्या बोलते हैं, कास्ट, एंड नस्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस। ठीक है, समान आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि जाति का आधार सामाजिक होता है और नस्ल का आधार जीवशास्त्रीय। अतएव नस्ल के विरोध राष्ट्रीय चेतना भी जीवशास्त्रीय एवं स्वाभाविक है। जातीय शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना तो ठीक माना जाता है। अतएव मेरा मत है कि सीमत कोल्ट्स और नार्मिन को नस्ल विरोधी प्रतिकार मैक्सिको ओलंपिक समारोह में करना उसके विवेक अत्याचारी कभी नहीं माना जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मुद्दा नंबर 4 में देखिए क्या बताया गया है आपको कि नस्ल विशुद्ध रूप से जीव शास्त्रीय नहीं है। यह जाति की तरह काफ़ी हद तक सामाजिक शास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण जो लोकतांत्रिक देश के लिए द्वंद्व का एक विध्वंसकारी तत्व है। अतः परिस्थिति में इसका प्रतिकार होना चाहिए। मतलब नस्ल का जो है वो एक प्रतिकार करना चाहिए। पूछिए क्यों? इन सारे, देखिए ये सारी चीज़ें जो बताई हैं, आपको फर्स्ट चीज़ बताया कि एक हो गया कि कहीं भी लोग रहें। ठीक है, तो कहीं भी अपने भारत में ये बताया गया है कि कहीं भी लोग जाके अपना कारोबार कर सकते हैं, रह सकते हैं, अपना स्थान बना सकते हैं। लेकिन मुंबई में इस चीज़ का क्या हुआ था, विरोध हुआ था, लेकिन ये चीज़ गलत था। सेकंड, हम लोग ने बेल्जियम में पढ़ा कि वहाँ पर नस्ल के आधार पर भाषा के आधार पर विभाजन हुआ था। और उसके बाद हम लोग मैक्सिको ओलंपिक में एक रंग भेदभाव देखे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को क्या बताती हैं, लोकतंत्र में अविश्वास फैलाती हैं, जबकि हमारे संविधान में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इनका प्रतिकार हमें करना चाहिए। ठीक है,
तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक जो विभाजन है इसके स्वरूप को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी में बताएगा कि रंग भेद जो मैक्सिको ओलंपिक हुआ था वो क्या था, उसके बाद सामाजिक जो भेदभाव है और विभिन्नता की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये आपसे हम पूछेंगे, बताएंगे आपको। और हाँ, क्वेश्चन जो भी हो आप पूछिएगा हमसे कमेंट में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।